नमस्कार साथियों, आज वीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हम लोग देखेंगे। आखिरकार केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन सब चीज़ों के देखते हुए हम इसी क्रम में जो हमारी क्लासेस होंगे आगे की, सब इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा केमिस्ट्री सिलेबस में वो आपका होगा मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट होगा, लेसन्स हो गए। अब इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो रिजोनेंस आपका पहला टॉपिक होगा, ठीक है। रिजोनेंस एंड रिजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे फार्मल चार्ज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कौन कौन से फोर्स होते हैं, उन सबको देखेंगे, ठीक है ना। तो उनमें पहला आप देखेंगे वान डर वाल्स फोर्स देखेंगे। दूसरा आपका रहेगा आयन डाइपोल फोर्स। उसके बाद दूसरा आपका होगा तीसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा, डाइपोल मोमेंट होगा एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल हुआ कि जैसे आप देखेंगे ए और बी टॉपिक, ठीक है ना। ए अलग मॉलिक्यूल है, बी आपका एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे बोलेंगे डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जबकि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है, AB2 हो सकता है, AB3 होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके AB5 होंगे। ऐसे प्रकार के मॉलिक्यूल यहाँ पे देखे जाएंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर फ्रॉम डाइपोल मोमेंट, ठीक ना। तो हम निकालेंगे आयनिक कैरेक्टर, निकालेंगे किसी भी डाइपोल मॉलिक्यूल में जो डाइपोल मोमेंट के थ्रू कि आयनिक कैरेक्टर उस मॉलिक्यूल में कितना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है उसमें आखिरकार कितनी पोलराइजेबिलिटी है, कितना उसका पोलराइजिंग पावर है, उन सबको देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे फजान्स रूल एंड कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना। तो फजान्स रूल से बेसिकली ये हमें बताता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें पोलराइजेबिलिटी है कितना, उसमें पोलराइजेबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है ना। और उसके कंसिक्वेंस, उसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है ना। कोई भी मॉलिक्यूल अगर ध्रुवण उसमें है, ध्रुवण अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उन सब चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। अगला हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डर वाल्स फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंडक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है ना। इन सब में एग्जाम में ज़्यादातर देखा गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। अभी तक का जो सिलेबस एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है उन सब में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछा गया है, ठीक है ना, इस लेसन से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा विशेष तौर पे पढ़िएगा एग्जाम के नज़रिए से, ठीक है ना। और आपका ये फजान्स रूल्स, इसको भी अच्छे से पूछा गया है और इसके कंसिक्वेंस ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है ना, इसको भी पूछा गया अच्छे से, ठीक है ना। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। और जो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इनमें जो पोलराइजेबिलिटी होती है इनको कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ को भी हमको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं सिंपल बॉन्डिंग थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। इसके अंतर्गत देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ेंगे हम लोग, और बाउ का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, मल्टीपल बॉन्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। इस मल्टीपल बॉन्डिंग में देखेंगे आप जैसे जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूल अगर होता है, अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, इस प्रकार से कार्बन कार्बन मान लीजिए बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसमें, तो ये इसमें बोल सकते हैं इसमें आपका सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर जब इसी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो एक सिग्मा और एक पाई हो जाता है। अगर यहीं पे अगर ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाती है तो यहाँ पे एक सिग्मा होता है, दो पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे मल्टीपल बॉन्डिंग, सिग्मा एंड पाई बॉन्डिंग अप्रोच देखेंगे यहाँ पे। एंड बॉन्ड लेंथ है, ठीक ना, जो बॉन्ड लेंथ होती है कोई भी मॉलिक्यूल होंगे अगर सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो उन मॉलिक्यूल के बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, ठीक है ना, उसको देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, संकरण का हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल से उसका संकरण या फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कोई मॉलिक्यूल है उसकी हम वहाँ पे हाइब्रिडेशन तो निकालेंगे ही, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी उन सबको भी देखेंगे। बेंट रूल देखेंगे यहाँ पे हम लोग, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जिसे वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। शेप ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मॉलिक्यूल एंड आयन कंटेनिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं जिसमें आयन पेयर होंगे या फिर बॉन्ड पेयर होंगे या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, उनका हमें शेप बताना है, उनकी हमें संरचना बतानी है और उनका आकार या फिर बोल सकते हैं उस मॉलिक्यूल का आकार क्या होगा, उन सब चीज़ों को बतानी होगी, ठीक ना। तो इसमें हमारा पहला मॉलिक्यूल होगा H2O, ठीक है, अनिश्चित होगा। दूसरा आपका PCl5 होगा, SF6 होगा, SF4 होगा, ClF3 होगा, I3- होगा,
एंड H3O+ होगा, ठीक है ना। तो इतने प्रकार के जो मालिक्यूल हैं इनमें आप देखेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं का हमें इनका शेप बताना होगा, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ मालिक्यूल दिए होंगे, वो आपके होमोन्यूक्लियर मालिक्यूल हो सकते हैं या फिर हेटेरोन्यूक्लियर मालिक्यूल हो सकते हैं। उनका हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा, वहाँ पे उनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना हमें होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे पढ़नी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, ठीक है ना। तो देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ होमोन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मालिक्यूल, ठीक है ना। तो देख जैसे होमोन्यूक्लियर की बात की जाएगी, अगर होमो का मतलब होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए होमो मालिक्यूल लिखा गया है यहाँ पे, तो होमो का मतलब होता है सेम टाइप मालिक्यूल, ठीक है ना। जैसे होमो अगर बात की जाए तो जैसे आपका हो गया N2 हो गया, C2 हो गया, O2 हो गया, B2 हो गया, ठीक है ना। ये आपके होमो हुए। होमो मतलब हुआ सेम टाइप मालिक्यूल जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। जबकि हेटेरो की बात की जाएगी, अगर हेटेरो मतलब होता है टू डिफरेंट टाइप ऑफ मालिक्यूल जब एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है ना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे CO कार्बन एक अलग मालिक्यूल है, ऑक्सीजन आपका एक अलग मालिक्यूल है, NO हुआ आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये आपके हेटेरोन्यूक्लियर मालिक्यूल हुए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे मालिक्यूल हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना होगा और इनका हमें बॉन्ड ऑर्डर भी बताना होगा, ठीक है। अब देखते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू S एंड P ब्लॉक, ठीक है ना। तो हमें S और P ब्लॉक के जो एलिमेंट होंगे इनमें हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी बतानी होगी। इनमें हम लोग देखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इनका हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखेंगे और यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें S और P ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होंगे इनका पूरा हमें अच्छे से एनालिसिस करनी होगी। और इसका हम देख सकते हैं अगर सिलेबस में देखेंगे तो ब्रीफ डिस्कशन, ठीक है, एक संक्षेप में हमें S और P ब्लॉक का हमें इनका संक्षेप में पढ़ना होगा, ठीक है ना। पहले तो फैक्टर अफेक्टिंग द वेरिएशन ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन ग्रुप एंड पीरियड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे आप ग्रुप से जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे साइज बढ़ता है, घटता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, बढ़ती है, ठीक है ना। और आप पीरियड में जाओगे तो क्या उनमें प्रभाव पड़ता है साइज में या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, एंथैल्पी में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अनेक रेडियाई में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट देखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोल सकते हैं। स्लेटर रूल पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई भी पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अब इसी क्रम में हम लोग, ठीक है ना, आयनिक और एटॉमिक रेडियाई को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, इन ग्रुप पढ़ेंगे और पीरियड भी पढ़ेंगे। आखिरकार इनकी साइज घटते हैं, बढ़ते हैं, क्या होते हैं, ठीक है ना। इन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे हम लोग। पाउलिंग अल्टरेड रिस्को स्केल, ठीक है ना, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम S और P ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में बेसिकली बात की जाएगी। लगभग सब चीज़ें यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं रिकैपिचुलेशन ऑफ बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, ठीक है, आप बोल सकते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तो पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को अगर देखेंगे तो हम लोग पहले जो आपका लेसन था उसमें भी ये था, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे और यहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ पढ़ेंगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल पढ़ेंगे, बॉन्ड एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ को देखिए, सब चीज़ें ये हाइब्रिडाइजेशन से ही लिंक होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आसानी सबको समझ में आती जाएंगी, ठीक है ना। तो लोकलाइज्ड एंड डी लोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ेंगे हम लोग। वांडर वाल्स इंटरेक्शन देखेंगे हम लोग। इंक्लूजन कंपाउंड देखेंगे, क्लैथरेट देखेंगे, आखिर क्लैथरेट कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है ना, इन सब को देखेंगे हम लोग। चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स देखेंगे। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इस सब चीज़ को देखेंगे, ठीक है ना। डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम लोग। अब इसमें देखेंगे हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, रिजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली का बात की जाए एग्जाम के तौर पे बात की जाए या फिर आप लोग कभी कंपटीशन एग्जाम में देखेंगे तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से पूछे जाते हैं और रिजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इसके अनुप्रयोग भी हमें पढ़ने होंगे, ठीक ना। तो यहाँ से बात की जाएगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है ये आपको स्टेबिलिटी बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की। तो ये अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक ठाक पूछा जाता है, ठीक है ना। हर एग्जाम में लगभग आपका ये पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा है, मान लीजिए सिलेबस की, ठीक है ना, कौन कौन से अच्छे से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं हम लोग
मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमारा अगला टॉपिक होगा जिसमें देखेंगे कर्व एरो नोटेशन, ठीक है ना। जो आप देखते होंगे कुछ कभी कभी ऐसे कुछ मालिक्यूल में दिया रहता है, ठीक है ना, कर्व वगैरह, तो इनका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विथ अलाउ, ठीक है ना। तो हम लोग जैसे होता है इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होता है वो किस तरह अलाउ होगा, किस तरह मान लीजिए होता नहीं, कभी कभी आप लोग देखा होगा इलेक्ट्रॉन निकलता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये सही है, इस तरह से हमें लिखना सही होता है कि कभी कभी इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, कि ये सही होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कौन सा अलाउ होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, कौन सा नहीं होता है। हाफ हेडेड एंड डबल हेडेड एरो, ठीक है ना। आप लोग देखा होगा कभी कभी कुछ कुछ आप लोग रिएक्शन देखोगे तो कुछ इस तरीके से तीर बनाए जाते हैं और कुछ आप लोग देखोगे कुछ इस तरीके से तीर बनाई जाती हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो इनका मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन देखेंगे। टाइप ऑफ रिजेंट देखेंगे। अब जानते हैं रिजेंट आप कितने प्रकार होते हैं, एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक होगा, दूसरा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आखिरकार इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में कितने प्रकार के हम रिएक्शन देख सकते हैं उनको देखेंगे। एनर्जी कंसिडरेशन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाएगी तो यहाँ पे आप जो टाइप ऑफ रिजेंट हैं वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं उससे। और आपका दूसरा जो बनता है यहाँ से रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक ना। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम वगैरह में। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप लोग कार्बोकेटायन की बारे में पूछा जाएगा, कार्बोएनायन के बारे में पूछा जाता है, फिर रेडिकल, कार्बीन, एरीन, ठीक है ना। ये जो जितने भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं इन सबको अच्छे से पढ़ना होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। और एक खास बात इसकी ये भी है, हमें इन इंटरमीडिएट को पढ़ना तो है लेकिन इसको हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम सिंपल से आपने देखा परिभाषा पढ़ ली बस हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के साथ इसको पढ़ना होगा, ठीक है ना, और समझना भी होगा। अब देखते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमराइजेशन, ठीक है, समवायता का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म देखेंगे, समवायता के प्रकार देखेंगे यहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री देखेंगे, मॉलिक्यूलर कार्डियलिटी देखेंगे, इनइंस्यूमर देखेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होते हैं, ठीक है ना, इन सबको देखेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना, ये आप जो समवायता होते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में यही सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आप इनइंस्यूमर जो इनइंस्यूमर मॉलिक्यूल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उन सब चीज़ को देखेंगे। कायरल एंड एक कायरल मॉलिक्यूल देखेंगे, ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं है उन सब चीज़ को भी यहाँ देखा जाएगा। और विथ टू स्टेरोजेनिक सेंटर, ठीक है ना, हम कार्डियलिटी और एक कार्डियल तो देखेंगे लेकिन वहाँ पे हम लोग देखेंगे कम से कम उसके पास 2 स्टेरोजेनिक सेंटर होने चाहिए। डाइस्टेरोमर होंगे, वो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं उनको भी देखेंगे। थ्रियो मॉलिक्यूल या फिर इरिथ्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं उनको देखेंगे, ठीक है ना। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं इन सबको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग जितने भी टॉपिक होते हैं लगभग यहाँ पे सब कवर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो रिपल्सन ऑफ इनइंस्यूमर, इन्वर्जन देखेंगे, रिटेंशन देखेंगे, रिस्माइजेशन देखेंगे, ठीक है ना। ये सब बहुत आसान टॉपिक हैं, आपको नाम बस लग रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत आसान होते हैं, बहुत सरल होते हैं, ठीक है ना। तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे तो। रिस्माइजेशन, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन क्या होता है उनको देखेंगे। सीक्वेंस रूल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। डी एंड एल, ठीक है, डेस्टो एंड लिगो कंपाउंड होते हैं। आर एंड एस सिस्टम होता है, ठीक है, आर एंड एस सिस्टम ऑफ नामनक्लेचर, ठीक है ना। तो आपके नामनक्लेचर होते हैं डी एंड आर, ठीक है, डी एंड एल और आर एंड एस, ठीक है ना। इन सब चीज़ को भी देखेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल जब क्लॉकवाइज होता है कि आर होता है कि एस होता है, ठीक है ना। उन सब चीज़ को यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखेंगे जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमर ई एंड जे सिस्टम, ठीक है ना। ई एंड जे बेसिकली जो सिस्टम्स मॉलिक्यूल होते हैं कुछ इसी प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट मिलता जुलता रहता है, ठीक है ना। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म इन ऑक्साइड मॉलिक्यूल देखेंगे और एलिसाइक्लिक कंपाउंड देखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसके बाद कन्फर्मेशनल आइसोमर, ठीक है ना। इन सब में अगर बात की जाए इस चैप्टर से तो यहाँ पे रेसमाइजेशन जो हुआ, रिटेंशन हुआ, इनइंस्यूमर होता है, जो मेजर कंपाउंड होते हैं ये सब अच्छे से पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आपका आइसोमेरिज्म जो है उनके कितने प्रकार के होते हैं ये सब अच्छे से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाएगी इंपॉर्टेंट में अगर बात की जाएगी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक बात की जाए स्टीरियोकेमिस्ट्री है। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो मतलब कहने का मतलब है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपका अगला टॉपिक आएगा
कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे, कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो पूछा गया है अभी तक का, ठीक है, आपके जो बड़े वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें जो कन्फर्मेशन एनालिसिस ऑफ एथेन है इसकी पूछा गया है, और ये आपका एन ब्यूटेन, ठीक है ना, ये अच्छे से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, कन्फर्मेशनल ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव, न्यूमान प्रोजेक्शन क्या होता है, सी हॉर्स फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिशर एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कन्फिग्रेशन एंड कन्फर्मेशन, ठीक है ना। तो इतने हम लोग टॉपिक जो है केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, ये आपका सिलेबस हुआ, ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे कुछ कंप्यूटर के भी टॉपिक हैं, ठीक है, वो आपकी बेसिक है, ठीक है, उनको भी देखना होगा हमें संक्षेप में पढ़ने होंगे कंप्यूटर के बारे में। तो आपका पहला टॉपिक होगा यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, उनको देखेंगे हम लोग। इनपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है, इन सब चीज़ को देखेंगे हम लोग। और आपका कंट्रोल सीपीयू जो होता है आपका बेसिक का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बेसिकली बात की जाए, ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है ये इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर बात की जाए सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू जो बोलते हैं, इसी के अंदर आपके कंट्रोल यूनिट आएंगी और आपकी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं इसको। नंबर सिस्टम हम लोग देखेंगे यहाँ पे, बाइनरी आपका रहेगा यहाँ पे, ऑक्टल रहेगा एंड हेक्साडेसिमल रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हम लोग जैसे चलाते हैं कंप्यूटर वगैरह, तो उसमें देखा होगा, आपने देखा होगा विंडोज़ पड़ी होती हैं, इसके अलावा भी होते हैं, विंडोज़ के अलावा देखेंगे लाइनेक्स होता है, डॉस होता है, ठीक है ना। इन सबको हमें पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग देखेंगे डॉस सिस्टम होगा, विंडो होगा एंड लाइनेक्स, ठीक है। तो इतने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने होंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, ठीक है, तो हम देखेंगे जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज होते हैं उनमें कौन कौन से पढ़ने होंगे हमें। तो पहला आपका होगा लो लेवल, दूसरा आपका होगा हाई लेवल, ठीक है ना। ये आपकी लैंग्वेज होती हैं। एक मशीन जिससे हाई लेवल को हम बोलते हैं, हाई लेवल जो लैंग्वेज होती है उससे बोलते हैं मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, क्यू बेसिक पढ़ेंगे, फोर्ट्रेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपके हार्डवेयर कुछ चीज़ें हुई यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे MS ऑफिस जानते होंगे, तो ऑफिस पढ़ना होगा यहाँ पे। केम स्केच, ठीक है ना, जो केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं बेसिकली, तो ये उसका एक सॉफ्टवेयर है केम स्केच, वहाँ से सब चीज़ें बनती हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग सी लैब पढ़ेंगे, मैट लैब पढ़ेंगे, हाइपर कैम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपके सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में है। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा इंटरनेट एप्लीकेशन, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री सिलेबस में यहीं तक है, और ये आपका थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में हमें जानना होगा, ठीक है ना यहाँ पे।